नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? इफ ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स then any vector r can be expressed uniquely as linear combination of vectors a b and c, that is r is equal to xa plus yb plus zc, where x y z are scalars. Scalar means real numbers. थ्योरम में क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है? अगर आपके पास ए बी और सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हों तो स्पेस में जब आप कोई भी वेक्टर आर लेंगे उस वेक्टर आर को इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस वेक्टर आर को जो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ए बी और सी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब वेक्टर्स को आप स्केलर के साथ या रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम कहते हैं कि वो तीन वेक्टर्स ए बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो स्पेस में जब भी आप कोई भी वेक्टर आर लेंगे उस वेक्टर आर को ये जो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आप लोगों ने लिए हुए हैं ए बी और सी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम आर वेक्टर आर को जो है वो लिख सकते हैं। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? ये पढ़ने से पहले आप लोगों को जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ ताकि आप लोगों को जो है समझने में थोड़ी आसानी हो। तो अगर आपके पास स्पेस में ये कोई लाइन है, लेट्स से ये रेड कलर की आपके पास एक लाइन है, अब इस लाइन के लोग आप जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर आप कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये वाला ब्लू वेक्टर है जो कि इसी लाइन के लॉन्ग है और इसके अलावा आप जो है कोर वेक्टर कंसिडर करते हैं इसी लाइन के लॉन्ग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये ग्रीन वेक्टर जो है कंसिडर कर लेता हूँ इसी लाइन के लॉन्ग। अब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स की बात करें, ग्रीन वेक्टर की और ब्लू वेक्टर की, तो दोनों वेक्टर जो है इसी लाइन के लॉन्ग जो लाई कर रहे हैं और इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। तो दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। मीन ऐसे वेक्टर हैं जो एक ही लाइन के ऊपर जो है लाई कर रहे हैं। और इन केस अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के ऑपोजिट है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में भी आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्लू वेक्टर और ग्रीन वेक्टर जो है दोनों वेक्टर एक ही लाइन के लॉन्ग जो है वो लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है लेकिन जो है वो दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं। इसलिए अगेन इस केस में भी हम इन दोनों वेक्टर्स को कहेंगे ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के लॉन्ग जो है वो लाई कर रहे हों, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के जो पैरेलल हो या दूसरे के ऑपोजिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेक्टर्स एक लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? ठीक है, तो अगर आपके पास स्पेस में दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स मौजूद हैं और दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स आपके पास इस तरह मौजूद हैं कि वो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उस केस में हम उन वेक्टर्स को कहेंगे वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। मीन ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर मौजूद हैं स्पेस में और उन वेक्टर्स में से कम एक वेक्टर जो है वो बाकी वेक्टर्स के प्लेन में जो है लाई नहीं कर रहा तो इस केस में हम जो है वो सारे वेक्टर्स को कहेंगे वो क्या है, वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप जो है वो एक्स वाई प्लेन कंसीडर करें तो एक्स वाई प्लेन जो कि एक्चुअली आपकी स्क्रीन बन रही है, स्क्रीन के ऊपर अगर आप जो है ये दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन के ऊपर में ही कंसीडर करते हैं, लेट्स से एक वेक्टर आप जो है ये ब्लू वाला कंसीडर कर लेते हैं और दूसरा वेक्टर जो है वो इसी की जो है वो किसी अपोजिट डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। ये तो जो दो ब्लू वेक्टर्स मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं एक्स वाई प्लेन में या स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक्स वाई प्लेन में या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर है, मींस एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर आप ये नोट कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर जो है एक ही लाइन के लॉन्ग जो है लाई नहीं कर रहे हैं, ये वाला वेक्टर जो है वो इस लाइन के लॉन्ग लाई कर रहा है और ये वाला वेक्टर जो है उस लाइन के लॉन्ग लाई कर रहा है। दोनों वेक्टर्स जो है वो डिफरेंट लाइंस के लॉन्ग जो है वो लाई कर रहे हैं, इसलिए कोलिनियर वेक्टर्स तो नहीं है। लेकिन क्योंकि एक ही प्लेन मींस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर, इसलिए दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप जो है कोर वेक्टर कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वेक्टर कंसिडर करते हैं और इसी को अगेन एक्स वाई प्लेन में ही कंसिडर करते हैं, स्क्रीन के ऊपर ही कंसिडर करते हैं, तब ये जो तीन वेक्टर्स हैं मैंने ड्रा किए हुए हैं तीनों वेक्टर्स क्या हैं, एक ही प्लेन में एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, अगेन ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई एक वेक्टर जो है वो इस तरह ड्रा करूँ कि वो एक्स वाई प्लेन में ना हो बल्कि एक्स वाई प्लेन के जो है वो बाहर हो, मीन्स के जेड एक्सिस की तरफ हो, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर जो है मैं एक्स वाई प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो स्क्रीन के बाहर की तरफ जो है वो इस तरह ड्रा करता हूँ। ये जो ब्लैक वेक्टर मैं ड्रा किया है ये वाला वेक्टर जो है स्क्रीन के बाहर की तरफ जो है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। अब ये वाला वेक्टर जो है वो ये जो बाकी तीन वेक्टर्स हैं ये वाले जिस प्लेन में बाकी तीन वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, मीन्स एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस प्लेन में ये वाला वेक्टर जो है वो लाई नहीं कर रहा ब्लैक वेक्टर। इसलिए अगर आप सारे वेक्टर्स की बात करेंगे
इन 3 वेक्टर्स की और ब्लैक वेक्टर की, तो जो 4 वेक्टर्स आपके पास यहाँ बन रहे हैं, ये चारों के चारों वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन में जो है वो लाई नहीं कर रहे, क्योंकि इनमें कम से कम एक वेक्टर जो है वो बाकी वेक्टर्स के प्लेन से जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। जैसा कि आप ब्लैक वेक्टर को देख सकते हैं, ये एक्स वाई प्लेन में लाई नहीं कर रहा, बाकी वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर इन सभी वेक्टर्स को आप एक साथ इकट्ठा देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये चारों वेक्टर्स जो है वो एक ही प्लेन में जो है वो लाई नहीं कर रहे, इसलिए ये चारों वेक्टर्स क्या हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर ब्लैक वेक्टर के अलावा बाकी वेक्टर्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल ये जो दो ब्लू वेक्टर्स हैं, ये ग्रीन वेक्टर है, अगर इसकी बात की जाए तो ये 3 वेक्टर्स हैं, ये आपके पास ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो वाई जी प्लेन हो, चाहे वो एक्स प्लेन हो, तो अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। और अगर आपके पास जो वेक्टर्स अंडर डिस्कशन जो भी हैं, उनमें से कम एक वेक्टर भी जो है वो बाकी वेक्टर्स के प्लेन में लाई नहीं करता, बल्कि किसी और प्लेन में चला जाता है, तो उस केस में सभी वेक्टर्स को हम जो है वो क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स जो है वो कहेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को कोप्लेनर वेक्टर्स और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स में जो है फर्क पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन में हमने जो वेक्टर्स 3 कंसिडर करने हैं, ए बी और सी, ये वेक्टर्स के हैं नॉन कोप्लेनर है, मींस ऐसे वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन में जो है वो लाई नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्पेस में कोई भी वेक्टर आर जो कंसिडर करेंगे, तो उस वेक्टर आर को इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में जो क्वेश्चन में आपको वेक्टर्स दिए गए थे ए बी और सी, उनको सपोज किया हुआ है। लेट्स से जो वेक्टर स्मॉल ए है उसको हम वेक्टर ओ ए का नाम दे देते हैं। इस तरह वेक्टर ओ बी जो है वो उसको वेक्टर स्मॉल बी का नाम दे देते हैं, और वेक्टर जो ओ सी है उसको वेक्टर स्मॉल सी का नाम देते हैं, जो कि तीनों ही किए हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी डायग्राम बनाना चाहें, तो डायग्राम में भी हम इनको जो है इस तरह ही कंसिडर करेंगे या ड्रा करेंगे कि ड्रा करने के बाद ये तीनों वेक्टर्स ए बी और सी के यहाँ हो, इन दी एंड नॉन कोप्लेनरी हो, मीन्स एक ही प्लेन में जो है वो लाई ना करें। तो आसान वे या बेहतर वे ये है तीनों वेक्टर्स को नॉन कोप्लेनर कंसिडर करने का, कि तीनों वेक्टर्स को आप क्या करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग जो है वो ले लें, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि एक्स वाई जी एक्सिस होते हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वो तीनों ही जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एक ही प्लेन में जो है वो लाई नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग ले लेंगे, तो आपके जो 3 वेक्टर्स होंगे ए बी और सी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स जो है बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट ए तक ये जो रेड कलर का वेक्टर बन रहा है, इस वेक्टर को जो है वो वेक्टर स्मॉल ए का नाम दे दिया है। और अगर पॉइंट वाइज इस वेक्टर को देखा जाए, तो ये वेक्टर आपका जो है वो पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट ए तक जा रहा है, तो ये आपके पास जो है वो वेक्टर बन जाएगा ओ ए। ठीक है, इस तरह जो वेक्टर आपका स्मॉल बी है उसको जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट बी तक जा रहा है, ये आपके पास बन जाएगा वेक्टर स्मॉल बी। उसी तरह जी एक्सिस के लॉन्ग जो है वो वेक्टर सी को ले लेंगे, स्मॉल सी को। वेक्टर सी आपका क्या ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट सी तक जा रहा है, तो ये आपके पास जो है वेक्टर स्मॉल सी बन जाएगा ये वाला। 3 वेक्टर्स हैं, तीन ही वेक्टर्स को जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग जो है ले लिया है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग लेने का ये फायदा हुआ है कि तीनों वेक्टर्स क्या बन जाएंगे, इंडियन नॉन कोप्लेनर बन जाएंगे, मींस एक ही प्लेन में जो है वो लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी वेक्टर आर जो कि हम लोगों ने स्पेस में कंसिडर करना है, उस वेक्टर को जो है वेक्टर ओपी के नाम से जो है कंसिडर कर लिया है यहाँ पे। तो वेक्टर ओपी आपके पास स्पेस में कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वेक्टर ओपी को जो है यहाँ पे कंसिडर किया हो, जो कि इस पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और किस तरह किसी पॉइंट तक ये वेक्टर आर जो है लाजमी जाएगा। तो कंसिडर कर लिया कि ये वाला जो वेक्टर आर है, आपका वेक्टर आर जो है पॉइंट पी तक जाके जो है वो खत्म हो रहा है। ये आपके पास वेक्टर ओ पी जो है वो कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेक्टर आर है, जिसको हम जो है वो वेक्टर्स ए बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद नेक्स्ट आपने लग रहे जो आर्बिट्रेरी वेक्टर आर सपोज किया हुआ है, इसका जो एंड पॉइंट पी है, इसके एंड पॉइंट पी को हम यूज करते हुए जो है हम अपनी फिगर को जो है कंप्लीट करेंगे, एक पैरेललोपिड जो है बनाएंगे। ठीक है, पैरेललोपिड कैसे बनाएंगे, ये पैरेललोपिड आपके पास एक्चुअली जो है एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड क्या होगी होगी पैरेललोपिड और रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड में क्या फर्क होता है उसके भी मैं आप लोगों को भी बताता हूँ जो हमें फर्क क्या होता है। सबसे पहले हम जो डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो वेक्टर आर का एंड पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से जो है हम इससे नीचे जो प्लेन बन रहा है, जो कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन बन रहा है, इससे नीचे एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपका पॉइंट पी जो है नीचे प्लेन के साथ जो है परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर देगा एट पॉइंट क्यू। और इस पॉइंट क्यू को जो है वो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट क्यू से हम जो है अगेन जो इसके सामने जो अपोजिट
जिस प्लेन में ये पॉइंट क्यू जो है लाई कर रहा है उस प्लेन के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इस पॉइंट क्यू से उन कोऑर्डिनेट एक्सिस तक अगेन जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक परपेंडिकुलर जो है पॉइंट क्यू से एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा और एक परपेंडिकुलर जो है पॉइंट क्यू से वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन में तो इसलिए जो पॉइंट आपको क्यू मिलेगा इस पॉइंट क्यू से हम जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको यहाँ पे बेस में एक जो है वो एक रेक्टेंगल टाइप की जो है मिल जाएगी जिसकी जो है वो शेप कुछ ये वाली होगी। ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल टाइप मिल जाएगी। इसी तरह बाकी कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी यूज करते हम जो अपने डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। इसी पॉइंट पी से जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये जो वाईजी प्लेन है आपके पास ये वाला वाई एक्सिस है और ये वाला जी एक्सिस है तो सामने की तरफ जो वाईजी प्लेन है उस वाईजी प्लेन के ऊपर हम जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वो परपेंडिकुलर जो है आपका वाईजी प्लेन में पॉइंट आर तक जाएगा। इस पॉइंट आर को हम क्या करेंगे, ये जो इस प्लेन में पॉइंट आर आ रहा है वाईजी प्लेन में आ रहा है उस प्लेन के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं मींस वाई एक्सिस और जी एक्सिस उस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के ऊपर अगेन को जो है क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉइंट आर से। तो ये वाला पॉइंट आर जो है वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो पॉइंट एम पे जाके मिल जाएगा और यही पॉइंट आर जो है इससे परपेंडिकुलर अगर हम जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर जो ड्रा करेंगे तो वो जो पॉइंट आर है वो परपेंडिकुलर के थ्रू जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट एन पे जाकर जो है मीट कर जाएगा। इसी तरह इसी पॉइंट पी से जब हम जो है वो एक्स जी प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो पॉइंट पी है आपका एक्स जी प्लेन में पॉइंट एस के ऊपर जाके मिलेगा। इसी पॉइंट एस से हम जो है वो जब जेड एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो पॉइंट एस जेड एक्सिस के ऊपर जो है पॉइंट एन पे जाके मिलेगा और यही पॉइंट एस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है पॉइंट कैपिटल एल पे जाके जो है मिल जाएगा। इस तरह जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करके अपनी डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो ओवरऑल आपके पास ये जो शेप बनेगी ये वाली आपके पास एक 3 डायमेंशनल शेप बनेगी जो एक बॉक्स टाइप की शेप है जैसे कि आप लोगों के घर का रूम होता है। ठीक है, रूम की दीवारें होती हैं और बॉक्स टाइप की आपके पास जो है वो शेप बन जाती है। इस शेप को हम जो है वो पैरेललोपिड कहते हैं और प्रिसाइसली कहा जाए तो ये आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड है। नाउ पैरेललोपिड एंड रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड में क्या फ़र्क है वो समझने से पहले मैं आप लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पैरेललोग्राम क्या होती है? A parallelogram is a four-sided flat shape with opposite sides are parallel and equal in length। ठीक है, अगर आपके पास फोर साइड शेप हो ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल हों उस शेप को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, आप पैरेललोग्राम को इस सेंस में भी देख सकते हैं ऐसी फोर साइडेड फ्लैट शेप जिसमें जो अपोजिट कॉर्नर्स के एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं ऐसी शेप को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो एंगल्स हैं आपको जो इक्वल नज़र आ रही हैं एंगल्स 90 भी हो सकते हैं और 90 के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये जो एंगल्स अपोजिट एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा अगर ये एंगल्स आपके पास चारों एंगल्स 90 एंगल के बन जाते हैं तो इस केस में आपके पास ये जो पैरेललोग्राम होगी इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं लेंथ और विड्थ जो है वो इन जनरल डिफरेंट ही है। पैरेललोग्राम में भी इन जनरल लेंथ और विड्थ जो है वो डिफरेंट ही होती है और रेक्टेंगल में जो है वो अपोजिट कॉर्नर्स के जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और लेकिन पैरेललोग्राम में जो अपोजिट कॉर्नर के एंगल्स होते हैं वो होते तो इक्वल ही हैं लेकिन इन जनरल वो 90 भी हो सकते हैं और 90 के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं आप जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम का पर्टिकुलर केस है। ठीक है, लेकिन लेंथ और विड्थ जो है वो रेक्टेंगुलर केस में वो भी क्या होगी आपस में इन जनरल क्या होगी डिफरेंट ही होगी। और अगर पैरेललोग्राम में आप लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों को सेम ले लें और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी 90 की कंसिडर कर लें तो इस केस में आपके पास जो शेप बनेगी उसको हम स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल और स्केल जो है वो दोनों पैरेललोग्राम के पर्टिकुलर केसेस हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में अगर आप अपोजिट एंगल जो है वो 90 डिग्री के ले लें उस केस में आपको जो पैरेललोग्राम मिलती है उसको रेक्टेंगल कहते हैं और रेक्टेंगल में ही अगर आप जो है वो जो अपोजिट साइड्स हैं उन सारी साइड्स को अगर आप आपस में इक्वल कंसिडर कर लें तो उस केस में आपको जो शेप मिलती है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इसी पैरेललोग्राम के कंसेप्ट को अगर हम 3D में देखें तो पैरेललोग्राम आपके पास जो है 3D में एक जो है पैरेललोपिड बन जाएगी। ठीक है, पैरेललोग्राम के केस में आपके पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये 2 डायमेंशनल शेप है। इसी कंसेप्ट को अगर हम 3D में देखें तो आपके पास जो लेंथ विड्थ और हाइट बन रही है ये इन जनरल क्या हो डिफरेंट हो और इन साइड्स के या ये जो आपके पास अगर रूम टाइप की जो शेप बन रही है इनकी दीवारों के जो एंगल जो आपस में वो इन जनरल जो है वो कोई भी एंगल और मीन्स 90 भी हो सकता है 90 के अलावा भी हो सकता है एंगल। इस तरह की अगर आपके पास कोई शेप बने तो उसको हम जो है पैरेलल भी कहते हैं। अगर आपके जो रूम टाइप का आपके पास जो बॉक्स बन रहा है इस बॉक्स में जो लेंथ विड्थ और जो कि इन जनरल डिफरेंट हम लोगों ने कंसिडर की हुई है अगर हम ये कंसिडर कर लें कि यहाँ पे इनकी दीवारों के जो एंगल हैं जो साइड के एंगल जो बन रहे हैं साइड्स के आपस में जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर्स में
वो एंगल के हैं 90 डिग्री के हैं, तो उस केस में आपके पास जो पैरेललोपिड होगी वो आपके पास जो है उसकी शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये आपके पास जो है बिल्कुल आपकी रूम तरह आपका जो घर का रूम होता है उसकी शेप जो है बन जाएगी कि आपके घर की रूम की दीवारें क्या होती हैं, जो ऑपोजिट्स जो इन जनरल जो आपके रूम की दीवारें होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, और उनका आपस में फेसेस का या साइड्स का एंगल क्या होता है वो भी 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो पैरेललोपिड में अगर आप जो है वो उनके साइड्स के दरमियान जो एंगल्स आ रहे हैं उनको अगर आप 90 डिग्री कंसिडर कर लें और लेंथ विथ हाइट इन जनरल डिफरेंट ही आप लोगों ने कंसिडर की हुई हो, तो उस केस में आपको जो शेप मिलती है उसको हम पैरेललोपिड तो कहते ही हैं, लेकिन क्योंकि आपने एंगल 90 का पर्टिकुलर कंसिडर कर लिया इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वो क्या बन जाएगी आपके पास रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड बन जाएगी। ठीक है, इसको दूसरे लफ्ज में हम जो है क्यूबॉइड का नाम भी देते हैं। इसी केस को अगर आप 2D में देखें तो पैरेललोग्राम में अगर आप जो है वो जो एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके, अगर आप उनको आप 90 डिग्री का कंसिडर कर लें तो आपको जो पर्टिकुलर शेप मिलती है उसको रेक्टेंगल कहते हैं। और पैरेललोपिड के केस में आपकी जो फेसेस के दरमियान एंगल आ रहे हैं उनको अगर आप जो है 90 डिग्री का कंसिडर कर लें तो उस केस में आपको शेप मिलती है उसको हम रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड कहते हैं। ठीक है, और लेंथ विथ हाइट जो है यहाँ पे इन जनरल कुछ भी हो सकती है, अगर आप जो है लेंथ विथ हाइट जो है वो शेप की जो है या रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड की जो है वो भी आपस में इक्वल कंसिडर कर लें तो उस केस में आपके पास जो शेप बनेगी आपके पास वो ये वाली शेप बनेगी, उस शेप को हम जो है वो क्यूब कहते हैं। ठीक है, ऐसी शेप जिसमें 3 डिमेंशनल शेप है जिस जो कि आपके घर के रूम की तरह की है या बॉक्स तरह की है, ये डिफरेंट फेसेस ने इसको जो है वो कंसिडर किया जो है वो कवर किया हुआ है शेप को। सारे के सारे फेसेस की लेंथ विथ और हाइट क्या है आपस में सेम ही है, और उसके अलावा जो फेसेस के दरमियान एंगल्स आ रहे हैं वो क्या बन रहे हैं 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो ये आपके पास एक क्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो पैरेललोपिड क्या होती है, एक बॉक्स की तरह की शेप ही होती है, लेकिन जो फेसेस होते हैं उस बॉक्स के उनके दरमियान एंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो एंगल 90 डिग्री का भी हो सकता है और 90 डिग्री के अलावा भी हो सकता है। अगर हम रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड की बात करें तो आपके पास एक जो है वो बॉक्स इस तरह का बनेगा जिसमें फेसेस के दरमियान एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, ये आपका घर का जो जनरली रूम होता है उस तरह की शेप जो है आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। तो ये है पैरेललोपिड और रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड के दरमियान थोड़ा सा फर्क। अब हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो शेप बनेगी वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड बनेगी। ठीक है, मींस लेंथ भी थोड़ा क्या होगी, शेप की इन जनरल डिफरेंट होगी, और जो फेसेस हैं एडजेसेंट फेसेस के दरमियान एंगल क्या होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो प्रूफ में यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस कंप्लीट दी पैरेललोपिड। तो ये पैरेललोपिड आपके पास एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड बनेगी विथ ओपी एज इट्स डायगोनल whose edges are OL, OM and ON are along the vectors OA, OB and OC। ठीक है, तो स्टार्ट में हम लोगों ने प्रूफ के स्टार्ट में जो 3 वेक्टर्स कंसिडर किए थे कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग, ये जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड बनेगी इसके जो 3 एजेस बनेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वो 3 एजेस कैपिटल OL, OM एंड ON वो क्या होंगे, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस या जो वेक्टर्स OA, OB एंड OC हैं उनके अलोंग होंगे या उनके पैरेलल होंगे। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो पैरेललोपिड का एक एज जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पॉइंट एल तक जा रहा है, ये एज जो है यहाँ पे इस एज को यूज़ करते हुए और पॉइंट्स और एल को आपस में मिलाते हुए जो वेक्टर बन रहा है आपके पास ओ एल वेक्टर बन रहा है। ये वेक्टर आपके पास जो वेक्टर ओ ए है जो कि स्टार्ट में हम लोगों ने कंसिडर किया था एक्स एक्सिस के अलोंग इसके पैरेलल है या उस वेक्टर के अलोंग है। इसी तरह दूसरे एज को अगर देखें तो जो एच ओ एम है, इस एच ओ एम को यूज़ करते हुए जो वेक्टर आपके पास ओ एम बन रहा है, ये वेक्टर ओ एम आपके पास जो वेक्टर स्टार में हम लोगों ने वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर बी कंसिडर किया था उसके लॉन्ग है। इस तरह जो वेक्टर ओ एन एच तीसरे एच के लॉन्ग है या जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाला वेक्टर आपके पास जो है वो तीसरा वेक्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट में कंसिडर किया था और सी वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर उसके लॉन्ग जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये 3 एजेस हैं इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड के, उनके लॉन्ग जो वेक्टर्स बन रहे हैं वो वेक्टर आपके पास जो स्टार्ट में लोगों ने 3 वेक्टर्स कंसिडर किए थे उनके अलोंग ही हैं या उनके पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है the vector OL and OA, the vector OM and OB, the vector ON and OC are कोप्लेनर एंड पैरेलल। या आप दूसरे लफ्ज़ में भी ये भी कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स क्या हैं आपस में, ये आपके पास जो पेयर्स बन रहे हैं वेक्टर्स के ओ एल एंड ओ ए एक पेयर आपके पास ये वाला बन रहा है। इसी तरह ओ एम एंड ओ बी एक पेयर आपके पास ये वाला बन रहा है, और इसी तरह ओ एन एंड ओ सी आपके पास एक पेयर जो है ये वाला बन रहा है। 3 पेयर आपके पास ये जो वेक्टर्स के बन रहे हैं आपके इन तीनों पेयर्स में जो वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ये क्या हैं, ये आपस में क्या है पैरेलल हैं या एक ही लाइन के लॉन्ग जो है वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वेक्टर्स एक ही लाइन के लॉन्ग लाई करते हैं तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को जो है स्टूडेंट के स्टार्ट में बताई थी। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। और वेक्टर्स कोलिनियर है या नहीं
उनको चेक करने का मैथमेटिकल वे जो है वो ये होता है कि अगर एक वेक्टर जो है वो लेट्स से एक वेक्टर ए है आपके पास, अगर एक वेक्टर आपके पास जो है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो उसके हम कहते हैं दोनों वेक्टर्स के हैं आपस में कोलिनियर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो 3 पेयर्स मिल रहे हैं आपको वेक्टर्स के, इन पेयर्स 3 पेयर्स में जो वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये दो वेक्टर्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे क्योंकि ये दो वेक्टर्स के हैं आपस में कोलिनियर है, ठीक है। तो इस कोलिनियर के फैक्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो जो पहला पेयर अगर हम उसको देखें तो जिसमें ओ एल एंड ओ ए वेक्टर दो इन वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, इसलिए हम इन दोनों वेक्टर्स को जो है वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में जो लिख सकते हैं। मींस हम वेक्टर ओ एल को लिख सकते हैं वो किसकी इक्वल है, वो कैपिटल एक्स टाइम्स सॉरी स्मॉल एक्स टाइम्स ओ ए इसके इक्वल है, ठीक है। तो वेक्टर ओ एल जो आपके पास है उसको हम लिख सकते हैं एक्स टाइम्स वेक्टर ओ ए, ठीक है। एक्स यहाँ पे ये वही यूज़ किया हम लोगों ने एज ए स्केलर, जो कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो है वो स्मॉल एक्स यहाँ पे एज ए स्केलर जो है वो यूज़ हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि वेक्टर आर को किसी भी आर्बिट्ररी जो वेक्टर है उसके पोजीशन वेक्टर आर को हम वेक्टर्स जो ए बी सी हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे उनको ऐड करके हम इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्केलर जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में यूज़ हो रहे हैं उन स्केलर को हम जो है अपने यहाँ पे सोल्यूशन में यूज़ करेंगे ताकि इंडियन हमारे पास एक एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो ये वाला आ सके। तो पहले पेयर को यूज़ करेंगे हमारे पास तो लीनियर कॉम्बिनेशन की ये वाली फॉर्म बनेगी। इस तरह जो दूसरा पेयर आपके पास जिसमें वेक्टर ओ एम एंड ओ बी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ओ एम को हम लिख सकते हैं स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में स्केलर वाई इंटू वेक्टर ओ बी, एंड ओ एन वेक्टर को हम लिख सकते हैं स्केलर जी इंटू वेक्टर ओ सी। तो ये हमने क्या किया, जो 3 पेयर हमें मिले थे वेक्टर्स के जिनमें दो वेक्टर्स क्या थे आपस में कोलिनियर थे, उनको जो है वो स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया। आपको जो है ये 3 इक्वलिटीज यहाँ पे ये वाली मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप अपनी डायग्राम को देखें या फिगर को देखें तो फिगर में आपके पास जो ट्रायंगल ओ क्यू पी बन रही है, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ क्यू और पी। ये जो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है आपके पास डायगोनल ओ पी को यूज़ करते हुए, इस ट्रायंगल को अगर आप देखें और हेड टू टेल रूल को जो है फॉलो करें तो वेक्टर जो ओ पी है आपका जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर पी तक जा रहा है ये वेक्टर आपका किसके इक्वल है। अगर आप हेड टू टेल रूल को यूज़ करें तो ओरिजिन से स्टार्ट होकर पॉइंट क्यू तक जो वेक्टर जा रहा है ये वाला वेक्टर, और इसी पॉइंट क्यू से जो पॉइंट पी तक जो वेक्टर जा रहा है जो कि वेक्टर क्यू पी है, तो वेक्टर ओ क्यू एंड वेक्टर क्यू पी इन दोनों वेक्टर्स को हमारे आपस में ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद हमें जो नया वेक्टर मिल रहा है वो वेक्टर यही वाला है जो कि डायगोनल के लॉन्ग वेक्टर आपका बन रहा है वेक्टर ओ पी। तो हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए हम इस ब्लू वेक्टर ओ पी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू है वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी। उसके बाद इसी तरह आपका ये जो वेक्टर ओ क्यू है अगर आप डायग्राम अगेन ही देखें यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे डायग्राम में आपको एक और ट्रायंगल जो यहाँ पे मिलेगी जो कि ट्रायंगल ओ कैपिटल एल और कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आप देखें जो वेक्टर ओ क्यू है अगेन यहाँ पे अगर आप हेड टू टेल जो है वो उसको फॉलो करें तो वेक्टर ओ क्यू वो किसकी इक्वल है, वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू है एक वेक्टर आप जो है वो ओ से स्टार्ट करके एल तक ले कैपिटल एल तक लेके चले जाएं और इसी कैपिटल एल पॉइंट से पॉइंट क्यू तक जो है एक और वेक्टर ड्रा करें। तो जो दो रेड वेक्टर्स मैंने ड्रा किए हैं बाय टू टी रूल अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर ओ क्यू इन दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो इन दी एंड जो वेक्टर ओ क्यू है उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो वेक्टर ओ क्यू किसकी इक्वल है, वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू है वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर एल क्यू, ठीक है। और ये रीजन यहाँ पे साइड में ये भी मेंशन की हुई है कि वेक्टर ओ क्यू किसकी इक्वल है, वो इज इक्वल टू है वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर एल क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू की जगह हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मजीद कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे मजीद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये जो वेक्टर ओ पी यू है ये आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और ये आपके पास जो राइट साइड में आंसर आ रहा है ओ एल प्लस एल क्यू प्लस क्यू पी। यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर एल क्यू आ रहा है ये वाला वेक्टर और जो वेक्टर क्यू पी आपके पास आ रहा है अगर आप देखें तो हमने क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पैरेलल कंसिडर की हुई है तो अपोजिट साइड्स की होंगी आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल भी होगी। इसका मतलब अपोजिट साइड्स या अपोजिट एजेस को यूज करते हुए जो हम लोगों ने वेक्टर बनाए हुए हैं वो वेक्टर भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर बन रहा है वेक्टर एल क्यू ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला वेक्टर और जो वेक्टर पॉइंट ओ से स्टार्ट होकर पॉइंट एम तक जा रहा है ये वाला वेक्टर दोनों वेक्टर के आपस में दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों की लेंथ वेक्टर की है क्या है आपस में इक्वल ही है क्योंकि अपोजिट साइड्स के हैं वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो वेक्टर एल क्यू क्यू होगा वो वेक्टर ओ एम जो है उसके इक्वल होगा। और इस तरह यहाँ पे जो क्यू पी इन्वॉल्व हो रहा है क्यू पी कहाँ पे है, क्यू पी आपके पास जो है वो ये वाला ब्लू वेक्टर है
ये वाला QP जो ब्लू वेक्टर ये वाला, इसी के ऑपोजिट जो है वो एज यहाँ पे जो z एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है, ये वाला एज, इस एज में जो इस एज को यूज करते हुए जो वेक्टर बन रहा है आपके पास वेक्टर ON, तो वेक्टर जो आपके पास यहाँ पे आपके पास QP ये वाला जो वेक्टर बन रहा है, ये वाला वेक्टर जो है वेक्टर ON के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम को यूज करते हैं इन वेक्टर्स की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। जो वेक्टर आपके पास जो LQ है वो वेक्टर ON के इक्वल आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रेड वेक्टर से मेंशन किया हुआ है। इस तरह जो वेक्टर QP आपके पास वो वेक्टर ON के इक्वल आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ब्लू वेक्टर से जो है वो मेंशन करके बताया हुआ है। तो वेक्टर LQ की जगह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वेक्टर OM, और वेक्टर QP की जगह आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ON, और OL को हम जो है एज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे जो वेक्टर तीन इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पास राइट हैंड साइड पे OL, OM एंड ON। देखें तो हमने इनके स्केलर मल्टीपल के आंसर जो है यहाँ पे पहले लिखे हुए हैं थ्योरम के प्रूफ के दरमियान में। वेक्टर OL का आंसर भी मैं स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है, OM का भी और ON का भी। तो OL, OM एंड OM ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। OL आपके पास है x टाइम्स वेक्टर OA, तो OL की जगह हम ये पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। इस तरह जो वेक्टर OM है उसकी जगह हम पुट कर देंगे y टाइम्स वेक्टर OB, तो OM की जगह आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y टाइम्स वेक्टर OB। इस तरह ON की जगह आपके पास आ जाएगा z टाइम्स वेक्टर OC, तो यहाँ पे z टाइम्स वेक्टर OC जो हम ON की जगह पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो वेक्टर OA को हम लोगों ने वेक्टर स्मॉल ए कंसिडर किया था, उसकी जगह हम वेक्टर स्मॉल लिख देंगे। OB की को हम लोगों ने वेक्टर स्मॉल भी कंसिडर किया था, यहाँ पे स्मॉल भी आ जाएगा। और OC को हम लोगों ने क्वेश्चन प्रूफ के स्टार में जो है वो स्मॉल सी कंसिडर किया होता है, यहाँ पे जो है वो स्मॉल सी आ जाएगा। तो और आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि आपका जो वेक्टर आर है आर्बिट्रेरी वेक्टर आर, उसको हम जो है वो तीन नॉन कोवेलेंट वेक्टर्स ए बी और सी है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रूफ के में हम लोगों ने ये कर दिया है इस चीज़ को कि जो वेक्टर आर है उसको हम जो है इस तरह जो वेक्टर्स ए बी और सी नॉन कोवेलेंट वेक्टर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है, उसके अलावा हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये क्या है, यूनिक है। ठीक है, यूनिक मीन्स कि जब आप वेक्टर आर को इन लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास बनता है ए बी और सी वेक्टर्स का, ये आपके पास यूनिक बनेगा। मीन्स इसके अलावा कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। या दूसरे लफ्ज़ में कहें, अगर आप इस वेक्टर को किसी और एक्सप्रेशन या किसी और लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी लिखते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन इन दी एंड जो है वो वही होगा जो आपने पहले लिखा हुआ होगा, आपको कोई और डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि वेक्टर जो आर है हमारे पास, ये वाला जो आर्बिट्रेरी वेक्टर आर है उसको हम जो है एक को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। लेट्स से वो लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो ये वाला है। ठीक है, और किन वेक्टर्स के वो जो वेक्टर ए बी और सी आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहे थे उन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो स्केलर आप देख सकते हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे स्केलर एक्स वाई जी की जगह क्या है एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम जो यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। तो एक्स वाई प्राइम और जी प्राइम यूज़ करने का मतलब यही है कि हम जो है वो इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अलावा जो है वो ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने एक वेक्टर आर को जो है वो किसी और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जो है वो लिख दिया। ठीक है, एक्स एक्स स्केलर चेंज करने का मतलब ये है कि आपने कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हम वेक्टर आर को जो है वो किसी और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं कि वाकई ये वाला जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है वाकई ये कोई डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन है या ये वही वाला लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि हम लोगों ने जिस लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लोगों ने पहले इस वेक्टर आर को जो है लिखा हुआ है यहाँ पे प्रूफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि आपका जो वेक्टर आर है वो उस लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, तो आपके ने जो पहला जो वेक्टर आर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ था तो ये भी क्योंकि आर ही के इक्वल है ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन। दूसरे लफ्ज में कहें तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है, वेक्टर आर ही आ रहा है। और ये जो ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है, इसका आंसर भी आपके पास वेक्टर आर ही आ रहा है। दोनों का आंसर ही लीनियर कॉम्बिनेशन आंसर क्योंकि वेक्टर आर ही आ रहा है, यानी कि दोनों का आंसर क्या कह सकते हैं आप, सेम ही आ रहा है। तो फिर दोनों आंसर क्या होंगे, दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होंगे आपस में, ये वाले जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हम क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन को आपस में इक्वल सेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन करेंगे। ये जो राइट आंसर में जितने भी आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर से इन्वॉल्व हो रही है इसको हम जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो इनके साइन जो है वहाँ पे जाके नेगेटिव बन जाएंगे। तो आपके पास बन जाएगा माइनस एक्स प्राइम इंटू ए माइनस वाई प्राइम इंटू बी माइनस जी प्राइम इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो दो टर्म्स में वेक्टर ए इन्वॉल्व हो रहा है, दो टर्म्स में वेक्टर बी इन्वॉल्व हो रहा है और दो टर्म्स में वेक्टर सी इन्वॉल्व हो रहा है।
तो जिन जिन टर्म में सेम सेम वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन टर्म्स में हम जो है अगर कोई क्वांटिटी कॉमन ले सकते हैं तो वो कॉमन लेंगे। तो एक्स ए और एक्स प्राइम ए, इन दोनों में से अगर हम जो है वो वेक्टर ए को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास वेक्टर में क्या बचेगा, आपके पास वेक्टर में बचेगा पहली टर्म से आपको एक्स मिलेगा और दूसरी टर्म में से आपको जो है वो माइनस एक्स प्राइम मिलेगा। तो ये आपके पास वेक्टर में आंसर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स प्राइम इंटू ए। इस तरह जिन टर्म्स में बी वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है उनमें से बी को कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा वाई प्राइम माइनस वाई माइनस वाई प्राइम इंटू बी। और इसी तरह इस तरह जिन टर्म्स में बी इन्वॉल्व हो रहा है उन टर्म में से जब आप वेक्टर बी को कॉमन लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा वाई माइनस वाई प्राइम इंटू वेक्टर बी। और जिन टर्म में जी इन्वॉल्व हो रहा है या जिन टर्म में वेक्टर सी इन्वॉल्व हो रहा है उनमें से अगर आप वेक्टर सी को कॉमन लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जेड माइनस जेड प्राइम इंटू सी और इक्वल टू जीरो। आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन आपको जो है वेक्टर ए बी और सी इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है मिला हुआ है जो जिसका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ए बी और सी ये तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं, जब आप कोई भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लेके चाहे वो दो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स या तीन हो या उससे ज़्यादा हों, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर जब आप जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो उस केस में जब आपके स्केलर्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा जो है जीरो की इक्वल होती है। ठीक है, ये एक आपके पास एक तरह का थ्योरम या रिजल्ट है। एक तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, ऐसे लीनियर इंडिपेंडेंट वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनको अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें और स्केलर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखने के बाद अगर आप उसके आंसर को जीरो की इक्वल सेट करें तो जीरो की इक्वल सेट करने के बाद आपके जो स्केलर्स आ रहे होते हैं उनका आंसर हमेशा जीरो की इक्वल होता है। इस तरह के वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का एक रिजल्ट ही है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपने इसको यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, जैसे यूज़ ही करना है कि जो नॉन कॉम्बिनेटर वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। मींस उनको अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें और उस लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर जीरो के इक्वल सेट करें तो आपके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, मींस ये जो स्केलर आपके पास एक्स माइनस एक्स प्राइम वाई माइनस वाई प्राइम और जी माइनस जी प्राइम, ये जो स्केलर इन्वॉल्व हो रहे हैं ये तीन नॉन कोवलेंट वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में ये स्केलर्स क्या होंगे या इनके स्केलर्स का आंसर क्या होगा, इन स्केलर्स का आंसर क्या होगा आपके पास जीरो होगा। तो एक्स माइनस एक्स प्राइम जो कि स्केलर ही है उसका आंसर भी जीरो के इक्वल होगा, वाई माइनस वाई प्राइम का आंसर भी जीरो के इक्वल होगा और जेड माइनस जेड प्राइम का आंसर जो कि स्केलर है इसका आंसर भी जीरो के इक्वल होगा। और इसकी रीज़न यही है क्योंकि ए बी और सी के हैं नॉन कोवलेंट वेक्टर्स हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो तीन इक्वेशन मिली हैं ये वाली, यहाँ से एक्स माइनस एक्स प्राइम में से आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम। इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी जेड इज इक्वल टू जेड प्राइम। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगों ने यहाँ पहले लिखा हुआ था ये वाला आर वाला जिसमें एक्स वाई और जी स्केलर इन्वॉल्व हो रहे थे, और जो कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगों ने बाद में लिखा था, इन दोनों में अगर आप देखें इन दोनों को अगर आप आपस में कंपेयर करें और आर को जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों केसेस में सेम ही आ रही है। सेम क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने आर को एज ए किसी और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेने के बाद हम लोगों ने चेक किया है कि इन दी एंड किसी और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में वेक्टर आर को लिखने के बावजूद भी ये जो कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिखा हुआ है यहाँ पे उसमें जो स्केलर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वैल्यू वही है जो आप लोगों ने पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था वेक्टर था उसमें जो स्केलर इन्वॉल्व हो रहे थे वो वाले स्केलर्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पे स्केलर जो एक्स वाई और जी जो स्केलर इन्वॉल्व हो रहे हैं इन स्केलर की वैल्यू जो है वही है या इक्वल ही है उस वैल्यू के जो कि स्केलर की वैल्यू जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम की। तो जब दोनों दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन में सेम ही या इक्वली स्केलर जो है वो यूज हो रहे हैं इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों ने जो डिफरेंट या अलग से कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे सपोज किया था ये कोई डिफरेंट या कोई और अलग से कोई लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है बल्कि ये वही लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि आप लोगों ने पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, एक्स की जगह जब आप एक्स प्राइम इक्वल पुट कर देंगे यहाँ पे वाई की जगह जब हम वाई प्राइम वो भी इक्वल पुट कर देंगे, जेड की जगह जब जेड प्राइम वो भी इक्वल पुट कर देंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगे, दोनों आपस में फिर अगेन जो है वो इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, जब इक्वल बन जाएंगे तो इसका मतलब यही है कि आपने जो अलग से एक लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज किया हुआ था जिसको आपने सपोज किया था कि वो डिफरेंट है, वो एक्चुअली डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ से आपकी यूनिकनेस जो है वो प्रूव हो जाएगी कि जब भी आप किसी वेक्टर आर को
तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपको जो भी यहाँ एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो यूनिक ही होगा, उसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा। या दूसरे लफ्ज़ में कहें कि अगर आप कोई और अपनी मर्जी से कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने की कोशिश भी करते हैं तो इन दिन आपके पास वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा होगा आपने, वो यही लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जो आप लोगों ने पहले लिखा हुआ है, कोई आपको डिफरेंट या अलग से नया लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ये जो वेक्टर आर है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की यूनिकनेस जो है वो भी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल हमने इस थ्योरम में ये प्रूव किया है कि अगर आपके पास कोई तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हों ए बी और सी, ठीक है, और तो फिर स्पेस में आप कोई भी वेक्टर आर कंसिडर करेंगे तो उस वेक्टर आर को ये जो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमेशा लिख सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताना चाहूँ तो अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है, ये वाले तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये वाले, और इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के लोग जो अगर हम तीन वेक्टर कंसिडर कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये वाला स्मॉल ए कंसिडर कर लेते हैं, एक वेक्टर ये वाला जो है वो स्मॉल बी कंसिडर कर लेते हैं, उसी तरह एक वेक्टर जो है वो स्मॉल सी कंसिडर करते हैं। ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अब स्पेस में कोई भी वेक्टर अगर मैं कंसिडर करूंगा, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक्सवाई प्लेन में हो या वाई प्लेन में हो, जिस भी मर्जी डायरेक्शन में हो, उस वेक्टर को, चाहे लेफ्ट से वो वेक्टर आपके पास है वो स्मॉल आ रहा है, उस वेक्टर के को हम लिख सकते हैं या उस वेक्टर के आंसर को हम लिख सकते हैं, और किसके इक्वल होगा, कोई ना कोई स्केलर यहाँ पे आएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ए, और उसके बाद प्लस कोई ना कोई अगेंस्ट स्केलर यहाँ पे आएगा, लेट्स से म्यू, उसके साथ वेक्टर आपके पास मल्टीप्लाई होगा वेक्टर बी, उसी तरह कोई ना कोई स्केलर आपके पास यहाँ पे आएगा, लेट्स से न्यू, और उसके साथ जो है वो वेक्टर सी मल्टीप्लाई होगा। ये जो तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मैंने कंसिडर किए हैं ए बी और सी, इन तीनों को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके लिखेंगे तो आपको इस वेक्टर का आंसर जो हम लोगों ने आर यहाँ पे कोई सी भी डायरेक्शन में आर्बिट्रेटली कंसिडर किया हुआ है, आप पर्टिकुलर भी कंसिडर कर सकते हैं, पर्टिकुलर वेक्टर्स ए बी और सी लेके, तो उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस वेक्टर आर को जो है वो लिख सकते हैं। और ये जो भी एक्सप्रेशन आपके पास होगा ये लीनियर कॉम्बिनेशन का, ये एक्सप्रेशन आपके पास हमेशा जो है क्या होगा, यूनिक ही होगा। मीन्स आपको सभी स्टूडेंट को जो है वो एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये नहीं कि किसी एक स्टूडेंट को कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन मिले और किसी और स्टूडेंट को कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन मिले, ऐसा नहीं होगा, सभी को जो है वो एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन आंसर ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है थ्योरम नंबर 2। ये वाला थ्योरम हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।